हाँ भाई, नमस्कार। ओहो, जय हिंद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, बहुत दिन हो गया ना, बहुत दिन हो गया यार। ऐसा बहुत, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ पीछे। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कई महीने हो गए हो ना। ऐसा ही है ना? बहुत याद कर रहे थे भाई। वाह, मैं भी बहुत याद कर रहा था। चलो, क्या क्या बचा हुआ है, लो बताओ क्या क्या। कुछ भी पढ़ा दें, कुछ भी पढ़ा दें। तो सुनो फिर, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। पढ़ा दें? तो भाई सुनो, क्या तुम बता ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? तुम कह रहे हो कुछ पढ़ा दो। अरे सुन तो लो। देखो, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है? राज्यपाल होगा। बताओ कौन सा है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153, ठीक है? अरे सुन तो ले, बात नहीं सुन रहे यार, अरे मतलब ऐसा कहा गया था मूल संविधान में। किसने कहा गया था? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में उल्लेख था कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अपना एक राज्य। फिर पता चला कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, मर गया, तो अचानक कहां से लाएंगे, है ना? तो अचानक कहां से लाएंगे? तो बोले भाई दूसरे राज्यपाल को क्या देना पड़ेगा, उसका कार्यभार। उसके लिए किया गया 7वां संविधान संशोधन। क्या किया गया? संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब आया? 1956। कब आया? 1956। 1956 के संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वर्तमान में अजय भल्ला, वर्तमान में कौन है? कौन है? अजय भल्ला, नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत, कौन है? आचार्य देवव्रत। और आचार्य देवव्रत किसके हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। मणिपुर और नागालैंड का कौन है? अजय भल्ला। बताओ, समझ में आ गई बात? सातवें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों की चारों श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त। चार श्रेणी समाप्त कर दी गई। लोकसभा की सीटों की संख्या 500 से कर दी गई 525। क्या कर दी गई? 525। राज्यपाल का उल्लेख संविधान का भाग 6 का अध्याय नंबर 2, भाग 6 का अध्याय नंबर 2, भाग 6 के कौन से अध्याय में है? दूसरे। और इसके लिए कहा गया कि राज्यपाल, देखो क्या हुआ कि संविधान सभा राज्यपाल जो है वो राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा, निर्वाचित नहीं होगा। तो कैसा होगा? मनोनीत। कैसा होगा? मनोनीत, या नियुक्त होगा। और नियुक्त कब होगा? तो जब कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्र। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। समझ में? अरे ये क्या मतलब हो गया? तो तो तुम बताइए क्या पढ़ाना है, मैं क्या करूं? मुझे जो आता है पढ़ाऊंगा, वो क्या करूं? समझ में आए? अच्छा रुक तो जाओ, सुन तो लो एक बार। ये समझ में आया? पक्का? देखो कितनी बात बता दी। और सुनो, कितने साल रह सकता है पद पर? 5 ना, 5 साल से ज्यादा रह सकता है। 5। अरे सुन लो यार, सुन तो लो, मैं बता रहा हूं तो मेरी सुन लो। 5 साल सामान्यतः कार्यकाल होता है। 5 साल से ज्यादा भी पद पर रह सकता है यदि अगला राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए तब तक। समझ में आ गई बात? अधिकतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है, शैक्षणिक योग्यता कोई उल्लेख नहीं है, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल से ज्यादा। समझ में आई बात? आई समझ में? भाई वाह, समझ में आया तुम्हें? अरे मैं आजकल पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने पता है तुम्हें? अरे अभी अभी क्या हुआ ना कि राजस्थान में एक वो नहीं थे, टीचर नहीं थे अभी हमारे पास आरएएस में। तो राजस्थान में आरएएस में टीचर नहीं थे हमारे पास, तो राजस्थान पॉलिटी पढ़ाते। तो बोले सर क्या करें? हम रहे हैं ना, अभी हम हैं, जब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। गणित पढ़वा लो, विज्ञान पढ़वा लो, फिजिक्स पढ़वा लो, खाली मैथ बोल तो दिया, गणित, है ना? अच्छा ये बताओ, पहले बताओ, ये सही है तरीका? समझ में आया तुम्हें? तो मैंने आज यही पढ़ाया था क्लास में है ना, आज मैंने यही पढ़ाया था क्लास में। तो आज मैंने पढ़ाया था तो मुझे इतना मजा आया इसको पढ़ा के, मैंने यार वाह बहुत बड़े सब्जेक्ट है ना। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि हृदय परिवर्तन ना हो जाए राजस्थान पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते, है ना। चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ भूगोल में क्या पढ़ाना है? जनसंख्या। तो देखो सुनो भाई बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या, ठीक है ना। जनसंख्या शुरू कर लेते हैं ना, जनसंख्या या जनगणना। जनसंख्या नहीं, जनगणना, ठीक है ना। जनगणना, जनगणना पढ़ लेते हैं। और जनगणना कौन सी? 2011। जनगणना 2011 पढ़नी है। सुनो भाई, अब सारे बच्चे एक बार ध्यान दो। अब लगातार क्लास है, कंटिन्यूस, है ना। अब अगले 9-10 दिन क्लास चलेंगे। 9-10 दिन में कुछ जनगणना आज पढ़ा देते हैं, कुछ कल पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक टॉपिक इसके बाद बचेगा केवल, और वो बचेगा कौन सा? वो बचेगा खनिज, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी। तो हाँ, झीलें डिस्कस कर लें, कोई बात नहीं। झीलें डिस्कस, परियोजनाएं जब नदी पढ़ा रहा था तो उनके साथ परियोजनाएं हो चुकी हैं लगभग लगभग, है ना। तो परियोजनाएं हो गई है, बातें मत करो यार, एक तो मैं आया बहुत दिन में हूँ, बातें मत करो। तो ये दो टॉपिक है, झील कोई बात नहीं, झील डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो राज्यों में झील देख लेंगे, कौन सी झील किसमें है, तो ये है, ठीक है ना। और इसको आज 2 दिन में, आज कल परसों 3 दिन में कंप्लीट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। 3 दिन के बाद फिर शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। चलो अब आओगे अपने टॉपिक के ऊपर, जनगणना। देखो जनगणना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखोगे तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि भारत में सबसे पहली जनगणना हुई 1872। कब होती है? 1872। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना के समय, भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है ना। भारत में प्रथम जनगणना हुई, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना हुई, ठीक है। सुनिए सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। पहली जनगणना भारत में होती है, और पहली जनगणना होती है भारत में किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन इस जनगणना शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं हो पाई, इसलिए इसके कोई ऑफिशियल आंकड़े उस तरीके से नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, पहला प्रयास हुआ जनगणना का 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। अब भाई 1872, फिर अगला वर्ष आया और ये आया 1881। बताओ ये क्या है? सुन तो लो, क्या है जनगणना? 10 वर्ष बाद हुई है क्या? ना, 10 वर्ष नहीं, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद, 1881 में। और अब आते हैं अंग्रेज वॉइसराय, ये आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय जो जनगणना हुई है ना, लॉर्ड रिपन के समय भारत में दूसरी जनगणना, भारत में दूसरे में प्रथम पूर्ण जनगणना, ऐसे कहो इसको, प्रथम पूर्ण जनगणना, पूर्ण जनगणना। पहली जनगणना जो पूरी हो पाई वो कौन सी? 1872, प्रथम पूर्ण जनगणना। और चूंकि पहली पूरी जनगणना थी, पूर्ण थी, इसलिए इसको सरकारी जनगणना भी कहा जाता है। तो प्रथम सरकारी जनगणना कब होती है? 1881। किसके समय? लॉर्ड रिपन। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन। कौन आते हैं? लॉर्ड डफरिन।
और डफरिन के समय पर होती है प्रथम दशकीय जनगणना, है ना। डफरिन के समय कौन सी होती है? प्रथम दशकीय जनगणना, प्रथम दशकीय जनगणना। तो ये पहली दशकीय जनगणना है भाई, है ना। अब देखो कोई जबरदस्ती अगर इसको दशकीय माने, इसको पहली दशकीय माने तो मान सकता है, लेकिन देखो है तो नहीं, है ना। तो है तो नहीं, लेकिन पूरी जो जनगणना हो पाई वो थी 1881 रेपन के समय। तो पहली पूरी जनगणना हुई 1881 लॉर्ड रेपन, इसके 10 वर्ष बाद होती है 1891। अब 1891 के बाद में कब आई? 1901। और 1901 की जो जनगणना थी ये आप कहोगे 20वीं शताब्दी की पहली, कौन सी थी? 20वीं शताब्दी की पहली, 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना, 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना। तो 20वीं शताब्दी की पहली जो जनगणना हुई वो बताओ कब होती है? तो 20वीं शताब्दी की पहली कौन सी? 1901। 20वीं शताब्दी की पहली 1901। 21वीं शताब्दी की पहली 2001। 21वीं शताब्दी की पहली कौन सी है? 2001। अच्छा चलो ठीक है, 1901 आ गया, 1911 आ गया, 1911 आया, 1911 के बाद 12, 13, 14, 1914 में हो गया पहला वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हो गया। पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ा, भारत ब्रिटेन से लड़ा। तो ब्रिटेन की तरफ से जब भारत लड़ रहा था तो भारतीय सैनिक विदेश में गए, विदेश से जब वापस आए तो अपने साथ एक समस्या ले आए, एक महामारी लेके आ गए, और उस महामारी का नाम था प्लेग। कौन महामारी थी? प्लेग। और भाई साहब प्लेग आ गया तो अब देश में फैल गया प्लेग, ऊपर से पड़ गया सूखा, है ना, ऊपर से पड़ गया सूखा। तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अच्छा वर्ल्ड वॉर से जनसंख्या नहीं कम हुई, वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे? बहुत कम लोग मरे, मतलब उससे थोड़ी मरे लोग, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय प्लेग जो आया विदेश से, उस प्लेग की वजह से भारत में बहुत लोग मरे। और प्लेग में जब बहुत सारे लोग मरे तो 1911 से लेकर के और 1921 तक जनगणना बढ़ने की बजाय और जनगणना घट गई, ठीक है ना। जनगणना घट गई, जनगणना घट गई, और जनगणना जब घटी तो ये लगभग -0.6%, 0.6% वृद्धि क्या हो गई? मतलब नकारात्मक वृद्धि। भाई जैसे मान लो कि 0.6% का मतलब है कि 1000 लोग थे इस साल, तो 0.6 का मतलब हो गया कि 10 साल बाद में जो है लोगों की संख्या होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन 994 हो गए लोग, क्या हो गए? घटे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या हुई? घटी। ये भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि जनगणना बढ़ी नहीं, जनगणना घटी। इसलिए इसको कहते हैं महान विभाजक वर्ष। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। विभाजक मतलब एक महान विभाजक दशक कह दो इसको, वर्ष नहीं दशक। देखो जब 1911 से 21 बोलेगा तो महान विभाजक दशक, और जब केवल 21 बोलेगा तो महान विभाजक वर्ष। समझ में आई बात? विभाजक का मतलब हो गया कि ना इससे पहले ऐसा हुआ और ना इसके बाद ऐसा हुआ। ये केवल ऐसा वर्ष था जिससे पहले भी जनसंख्या नहीं घटी, उसके बाद भी जनसंख्या नहीं घटी, आगे घटने की संभावना भी नहीं दिख रही है दूर दूर तक, है ना। तो ऐसा हो। अब देखो कोरोना की जैसी बीमारी आ गई, कोरोना के बाद में ही जनसंख्या नहीं घटी, तो फिर अब तो कैसे घटेगी, है कि नहीं। तो चलो हम भी ऐसी, अपने ऐसी जनरेशन है जिसने भाई साहब बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, है ना। नोटबंदी, है ना, कोरोना, है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या देखा है आपने, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें देख गए ना अपने। चलो तो ये जो है 1921 का वर्ष आया जिसमें जनसंख्या क्या हो रही है? घटती हुई दिख रही, बड़ी नहीं है, घट रही है। और माइनस 0 पॉइंट कितनी हो गई? 0.6% जनसंख्या घट गई। अब सुनो आप, 21 आ गई, फिर उसके बाद में 31, 31 के बाद में 41, 51, 41 जनगणना हुई तो हम ब्रिटेन के अधीन थे। 51, 1951 की जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, ये प्रथम जनगणना। देखो क्या होता था ना कि पहले जो चिकित्सा सुविधाएं थी उनका बड़ा अभाव था, है ना। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था तो बेसिकली ऐसा होता था कि बच्चों की मृत्यु बहुत होती थी, बच्चे बहुत मरते थे, माएँ भी बहुत मरती थी। तो आप देखना आपके भी घर में अपने दादा जो होंगे, उन दादाजी की शादी, अधिकांश लोगों के ऐसे होंगे, दादाजी की नहीं तो परदादा जो होंगे उनकी कम से कम 2-3-4 शादियां हुई होंगी, कम से कम 2 शादियां हुई होंगी। नहीं हुई? नहीं हुई? दादा काम के नहीं थे। तो तुम देख लेना भली, हाँ सच में ऐसे होता था। देख अभी तो समय बदल गया, एक नहीं होती है, लेकिन पहले 2-3 शादियां होती थी। ऐसा होता था पहले, क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा थी, मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा थी और बाल मृत्यु दर भी ज्यादा थी। तो पहले क्या होता था ना कि 4-5 बच्चे, आप देखो कितने बच्चे होते थे पहले, आम बात थी। 5 बच्चे तो आम बात थी, आम। जैसे अभी फिलहाल 2 बच्चे सामान्य बात है। ऐसे देखो अपने पिताजी की जनरेशन में 3 बच्चे सामान्य बात थी। आप देखो कभी बिहार में तो अभी 3 बच्चे सामान्य बात ही है ना। तो आप देखोगे कि अभी 3 बच्चे सामान्य बात है, अपने पिताजी की जनरेशन में आके, है ना। अपने दादा की जनरेशन में 5 या 6 बच्चे आम बात थी, 6 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनके ज्यादा बच्चे उनके मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, उनके ज्यादा थे। और ऐसा भी सुनने में आता है कि 15-15 बच्चे होते थे ना। अरे हाँ सच में होते थे। सुनो भाई अपनी गलती थोड़ी थी, बताओ आपने थोड़ी क्या कर सकते हैं, बताओ। होते थे पहले बच्चे, बताओ वो इसलिए होते थे। देखो ऐसा इसलिए क्यों होता था क्योंकि बाल मृत्यु दर ज्यादा थी। तो सामान्यतः ऐसा होता था कि किसी के घर में ऐसा देखने को मिला पड़ोस में कि किसी के 4 बच्चे थे, चारों बच्चों की मृत्यु हो गई। तो लोग सोचते थे यार 6-7 बच्चे होंगे, चलो 6-7 बच्चे हैं, 6 मर जाएंगे, 1 तो बच्चे कम से कम। इधर पता चले कि 3 बच्चे 3 लोग मर जाएं, तो पहले बहुत बाल मृत्यु दर होती थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ कि बाल बच्चे मर रहे तो कम हो गए, लेकिन आदत ही पैदा होने की तो उतनी वो टेंडेंसी बनी हुई थी ना, एक बच्चे दे दनादन भाई, 6 बच्चे 7 बच्चे। अरे तो हंस क्यों यार, ये क्या बात हो गई। तो अरे तो बच्चे होते थे तो हम क्या करें, बताओ। सही बात है, ऐसा होता था ना। तो बाल मृत्यु दर तो घटी लेकिन जन्म दर में वृद्धि मतलब लगातार होती रही। तो 1951 स्वतंत्रता मिल गई, मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हो गया, लेकिन जन्म दर घटी नहीं। तब जाकर के 71 के जब आंकड़े आए तो पता चला बहुत स्पीड से बढ़ गए और विस्फोट वर्ष घोषित कर दिया गया। आप समझो एक बार, पॉपुलेशन ब्लास्ट, जनसंख्या विस्फोट। भारतीय इतिहास में 2 ही वर्ष ऐसे हैं, एक 1921 जब जनसंख्या घट रही है, और एक ऐसा वर्ष 1971 जब जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, सबसे पीक सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा कभी वृद्धि नहीं देखी गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसलिए जनसंख्या विस्फोट वर्ष कौन सा होता है ये सब बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। देखो तो 1971 जो है ना वो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा जनसंख्या का हो रहा, ठीक है ना। फिर आपका 81 आया, 91 आया, सब सामान्य चलता रहा। फिर लगातार जो है 91 के बाद में 71 के बाद में 71 के बाद के दशकों में लगातार जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है? गिरावट। अभी तक लगातार क्या चल रही है? गिरावट। अब नए आंकड़े जब आएंगे 26-27 में, जो भी आएंगे 27 में आएंगे, तो नए आंकड़े आएंगे तो देखना कि जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की तुलना में क्या मिलेगी? कम मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी लगातार जनसंख्या में वृद्धि दर कैसी है? घट रही है। कैसी हुई है? घट रही, बढ़ नहीं रही, क्या हुई है? घट रही। तो 2011 की जो जनगणना आई, देखो 2001 की जनगणना 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना, 20वीं शताब्दी में पहली 1901, 18वीं शताब्दी में पहली 1872। सही बात है भाई, यही तो है। और अब जो है 21वीं शताब्दी के अंदर आप देखोगे तो पहली कौन सी है? तो सॉरी यार आपने बोले गलत बोल गए, 19वीं शताब्दी में 1872, 19वीं शताब्दी में 1872, 20वीं शताब्दी में 1901 और 21वीं शताब्दी में 2001 और 21वीं शताब्दी में दूसरी 2011।
और इस समय पर जो जनगणना आयुक्त है 2011 में, इनका नाम क्या है? तो सी चंद्रमौली। कौन है? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली इस समय क्या है? जनगणना आयुक्त है। तो जनगणना आयुक्त। अच्छा, जनगणना आयुक्त है सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। तो अब एक बार सारे बच्चे एक बार बताओ मेरे साथ साथ, बोलो क्या क्या जानकारियां हैं इसमें। सी चंद्रमौली, देखो बोलो, बताओ जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? बताओ। सी चंद्रमौली। कौन है? सी चंद्रमौली। बताओ पहली जनगणना कब हुई? 1872। 19वीं शताब्दी की पहली कौन सी? 1872। किसके समय? लॉर्ड में। अच्छा, दूसरी जनगणना 1881। 1881 किसके समय? लॉर्ड रिपन। फिर अच्छा, तीसरी कब हुई? 1851 लॉर्ड डफरिन। किसके समय? डफरिन। अच्छा, 10वीं की जनगणना पहली कौन सी है? 1891। पहली पूर्ण जनगणना 1881। इसलिए पहली व्यवस्थित या पहली सरकारी जनगणना कौन सी? 1881 आएगा। अच्छा, 20वीं शताब्दी में पहली 1901। और जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा? 1921। महान विभाजक दशक कौन सा है? 1911 से 1921 है। और जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या हुई है? घटी। तो किस वर्ष के आंकड़ों में जनगणना की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है? 1921 आएगी। ये 1911 से 21 दशक है और वर्ष 1921। इसका मुख्य कारण क्या है? प्लेग का फैलना और सूखा। क्या होना? सूखा और प्लेग इसके दो बड़े कारण हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 और 21वीं शताब्दी में पहली कौन सी? 2001। 21वीं शताब्दी में दूसरी 2011 और 2011 की जनगणना है ना, वो स्वतंत्रता से जब काउंट करते हो, सॉरी, तो 7वीं। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 7। स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी है? 7वीं। स्वतंत्रता के पश्चात है 7वीं और शुरू से आरंभ से कौन सी है? आरंभ से कौन सी है? 15वीं। आरंभ से 15वीं। अभी जो होगी आने वाली वो स्वतंत्रता के बाद 8वीं और प्रारंभ से 16वीं। ये ध्यान रखना, ऐसा पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। वो कहेगा कि हाल ही में या निकट भविष्य में जनगणना के नवीनतम आंकड़े जारी किए जाएंगे जो आरंभ से होंगे 16वें आंकड़े और स्वतंत्रता के बाद होगा 8 का। 11 जो है वो 15/7 है। 11 मतलब 15/7, ठीक है ना। अब सुनो आप, जब 11 की जनगणना आपकी हुई तो क्या होता है ना कि कोई ना कोई स्लोगन बनाया जाता है, या स्लोगन कह दो या इसको कहते हैं ध्येय वाक्य। क्या कहते हैं? ध्येय वाक्य। तो ये स्लोगन जो था ना, ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका क्या है? स्लोगन है, या फिर इसको हम बोलते हैं ध्येय वाक्य। इसका शुभंकर जो है वो है प्रगणक शिक्षिका। क्या है? प्रगणक शिक्षिका। तो ये दिखाती है, देखो, महिला साक्षरता, महिला की समाज में शिक्षक के रूप में भूमिका है ना, तो ये इसको दिखाती है। तो प्रगणक शिक्षिका जो है क्या है? इसकी शुभंकर है, ठीक है ना, ये शुभंकर है। आप सुनो, आप श्री चंद्रमौली इसके क्या जनगणना आयोग। देखो जनगणना कोई नोट्स है? दे दो मुझे, लाओ दे दो, लाओ, मैं थोड़ा देख लूँगा डेटा, कभी ऐसे भूल ना जाए कोई बीच में। तो ये है, अब सुनो, आप बच्चे सुनो, ध्यान दो। देखो जब भी जनगणना होती है तो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। देखो आपके पास में जो नोट्स हैं, इन नोट्स के अंदर तो ज्यादा लिखा हुआ है काफी। अच्छा, कृषि पढ़ाया था क्या तुम्हें? नहीं पढ़ाया ना कृषि? अच्छा, मैंने कृषि आधा पढ़ाया था, मुझे याद है, और मैंने लास्ट में पढ़ाया था स्थानांतरित कृषि तक, उसके आगे कृषि नहीं पढ़ाया, मुझे ध्यान। तुमने बोला क्यों नहीं? फिर तुम्हें तो होश ही नहीं है, तुम्हें तो अरे तो पता ही नहीं था मेरी क्लास है, आप लोग जा रहे थे, तो फिर बाद में पता चला मेरी क्लास है, तो फिर तुम रुक गए। ओहो, बहुत आपने, मान लो कि बहुत वो कर दिया आपने, है ना। चलो चलो, बहुत बड़े। तो अब क्लास लगातार रहेगी, है ना, ठीक है। पढ़ाई क्या करो, पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग मेहनत ईमानदारी से, देख लो, पढ़ाई क्या करो आप। क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कल पटना आ रहा था, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, तो क्या हुआ कि मैं सीट के एक लड़के को बोला, बैग हटाइए, मतलब सीट नहीं थी, बहुत लोग बैठे थे ना वहाँ पर, तो एक सीट खाली थी, उस पर लड़के ने बैग रखा था, तो मैंने कहा बैग हटा, तो वो मेरी तरफ देख रहा है, मैंने यार ऐसे क्यों देख रहा है यार, ये मुझे लगा यार ये तो यार बिहार के लोग हैं, पता नहीं कब गुस्सा किसको आ जाए, मैं पता नहीं हो सकता है। तो एकदम मेरे तो टाइट देखा, बोल सर मैं आपको पहचानता हूँ। तो फिर मैंने छूट देखा, मैंने पढ़ा होगा कहीं, है ना, तो फिर वो समझ गया टीचर ये ना, फिर खड़ा होगा, तुरंत खड़ा होगा, सीधा सावधान। तो फिर ना पैर वैर छू रहा था, फिर गुरुजी प्रणाम ये वो, तो मैंने भाई किस में पढ़ा था? मुझे दरोगा फर्स्ट में पढ़ा था, दरोगा पढ़ने वाला ऐसा ना, उसमें पढ़ा। क्या करता है अभी? तो उसने मुझे बताया सर मैं श्रीनगर में काम करता हूँ, वो कहीं करता होगा, कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता होगा। तो मैंने कितने घंटे काम करता है वहाँ पर? तो बोले कि मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे तक काम करता हूँ। तो वो लड़का 14 घंटे काम करता है। अब आप बात समझ रहे हो? तो फिर वो लड़का मेरे साथ आया भी, है ना। फिर मैं रात को, फ्लाइट लेट होती रात को 12 बज गए, 1:30 बजे पटना पहुंचा, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर मैं अभिजीत के रूम चला गया। मैंने रात को कहाँ जाएगा फिर अभी? तो बोले सर सुबह जाऊँगा, कहीं देखता हूँ रहने का, चल तू मेरे साथ चल। फिर उसको मैंने अपने साथ ले आया, फिर उसको रात को मैं एक बुलाया, उसको ला के रूम में, मैं सुबह जाना तो उसको भेजा। तो अरे खाना अरे यार खाना खिलाया था, खाना नहीं खिलाऊंगा उसको, तो खाना खिलाया यार, हाँ, तो मतलब खाना खिला के उसको मैंने सुबह भेज दिया उसको तो उस बात का उसका मतलब क्या है? उस बात को बताने का मतलब ये नहीं है कि देखो मैंने उसकी हेल्प करी। उस बात का बताने का मतलब ये है कि बच्चे 14-14 घंटे काम करते हैं लोग, और उसके बाद भी पढ़ने की उनकी इतनी इच्छा है, जबकि तुम्हें तो पढ़ने के लिए पूरा मौका मिल रहा है, क्लास में बैठकर पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए अवसर है तो इसका फायदा उठाओ। कभी ऐसा ना हो कि ये समय निकल जाए और फिर आप कहीं ना कहीं नौकरी करो 12 घंटा, और फिर उसके साथ आप मोबाइल के अंदर कोर्स करके पढ़ाई करो, तो वो दिन ना आए, उससे अच्छा है इस दिन पे क्या करनी है, मेहनत करनी है। समझ में आई बात? थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मैं देसी ग्रामर अरे अच्छे बच्चे हो यार, तुम ताली बजाते हो यार, मैं ओपलेस हो जाता हूँ। देखो आगे ध्यान दो, ताली बजाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा 0.31% है, वो 0.61% नहीं है, 0.31% है डेटा ना। अच्छा बोले थे क्या? सही है ना नोट्स में? 0.31% माइनस 0.31%, ठीक। अब सुनो आप बच्चे, अगली बात पर ध्यान दो। मैं कुछ बातें बोल देता हूँ वर्बली, अगर नोट्स है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है, सुन लो आप केवल। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। जेम्स प्रिंसेप, नाम सुना है सबने? जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना है? बहुत बढ़िया। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827 और 28 में जनगणना करवाई गई थी। लेकिन वो जैसे बनारस में जनगणना हुई तो केवल बनारस में हुई, इलाहाबाद में जनगणना हुई तो केवल इलाहाबाद, पूरे ब्रिटिश भारत में जनगणना नहीं, ठीक है ना। तो पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में जनगणना का पहला प्रयास 1872, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो पूरे ब्रिटिश, अच्छा जनगणना का मतलब ब्रिटिश भारत, ध्यान रखना। इसमें जो राजाओं के अधीन जो राज्य थे उनकी जनगणना का कोई मतलब उसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। वो ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटेन के अधीन जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ की जनगणना करता है, जैसे बंगाल था या जितने प्रांत जो ब्रिटेन के पास में थे उनमें, ठीक है ना।
फिर देखो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वोल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई। ढाका जो सिटी है बांग्लादेश की राजधानी है, ये पहला शहर था जिसकी जनगणना कंप्लीट हुई थी, पूरी हुई, पूर्ण रूप से गिन लिया गया कि बंगाल के अंदर था ना, तो ब्रिटेन के लोग करते थे कि जैसे पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सके। जनगणना हर 10 साल में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से ही हम वहाँ की योजनाओं का प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं ना। तो पूरी की पूरी जो है आपकी जनगणना हुई थी। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो 12 मिलियन लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 1918 में जब प्लेग फैला था तो 12 मिलियन लोग मरे थे। 12 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, मतलब 1.25 करोड़ लोग मर गए थे। कितने लोग मर गए थे? 1.25 करोड़। तो अभी तो 1.25 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मर जाना, लेकिन उस समय पर बहुत कम जनसंख्या थी ना, तो 1.25 करोड़ मरना मतलब बड़ी बात थी, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, लगभग 1% जनसंख्या, एक नहीं तो आधा परसेंट के आसपास लोग निपट गए थे, ठीक है ना। तो ये बात थी। और इसके बाद में आप देखोगे, इसके बाद में कुछ आंकड़े और हैं। अच्छा सुनो, भारत की जनगणना 2011 का शुभारंभ अप्रैल 2010 को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जनगणना फॉर्म भरकर शुरू किया गया। अच्छा, जनगणना जब भी शुरू होती है तो हमेशा पहली बार किसका फॉर्म भरा जाता है? तो राष्ट्रपति का, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी? राष्ट्रपति। जब जनगणना शुरू होगी तो जनगणना के लिए पहला व्यक्ति जिसका फॉर्म भरा जाएगा। अब सुनो, जब भी जनगणना होती है तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ होता है जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, भाई बिजली कनेक्शन है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम बार जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 29 ये क्वेश्चन थे। लाइट बात है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, गैस कनेक्शन है कि नहीं, ऐसे कई सारे प्रश्न। आप देखना जनगणना वाला आएगा ना तो कई सारे फॉर्म लाएगा पूरा, उसमें टिक करेगा वो, है ना, अपने मन से टिक कर देते हैं कई तो वैसे, अरे होगा, हाँ है, ले जाओ, है ना, उसमें क्या, हाँ तो वो जनरली क्या होता है ना, गांव का ही लोग होते हैं। अब सुनो 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 सुनो, देखो 2011 की जो जनगणना है इसका संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया था, जबकि 2021 की जनगणना जो होगी, मतलब हुई नहीं है, लेकिन 21 के नाम से ही डेटा आएंगे, देखना तुम, ठीक है ना। 21 के आधार पर डेटा रिलीज करे जाएंगे, और उसमें आप देखोगे कि इसका संचालन कितनी भाषाओं में? 22। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं। 22 भाषाओं में से 18 में किया जाएगा। भाई संविधान में जो अनुसूचित भाषाएं है वो कितनी है? 22 भाषाएं ना। 22 में से कितनी भाषाओं में? 18। 11 में जो हुआ था वो 16 भाषाओं में हुआ था, अब जो होगा वो कितने में होगा? 18 में। 18 में होगा, समझे नहीं समझे? 18 में होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पहली जाति और धर्म आधारित जनगणना हुई थी 1931। 1931 की जनगणना किस आधार पर हुई थी? जाति और धर्म। मतलब जैसे जनगणना जब कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है ना, तो आप देखना 2011 में जनगणना, 2010 एक में पहले जनगणना हुई ना, 1931 के बाद में जब भी जनगणना होती तो उनको बताया जाता कि उसमें कोई भी धर्म नहीं पूछेगा, कोई भी किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछेगा। तो धर्म जाति के आंकड़े रिलीज नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप देखोगे कि 2011 में पहली बार तो 1931 में और फिर 2011 में धार्मिक और जाति आधारित जनगणना संपन्न की गई। लेकिन इनके जातियों के धर्म के आंकड़े रिलीज किए नहीं, जाति नहीं बताई गई। धर्म का तो बताया था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। देखो वापिस बोले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, ईसाई सिख, हिंदू सबसे ज्यादा, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई, तीसरा ईसाई, और चौथा कौन सा है? सिख। ईसाई पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा फैल रही है क्योंकि देखो किसी भी धर्म का विस्तार अगर होता है तो किसी भी धर्म का अगर फैलाव हो रहा है दूसरे धर्म का, भारत में किस धर्म की बहुलता है? हिंदू धर्म। लेकिन यदि इस्लाम अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, ईसाई को एक्सेप्ट करते हैं, ईसाई क्रिश्चियनिटी को, या किसी जैन धर्म को या बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको क्या मिल रहा है? अपने धर्म में उनके साथ कहीं ना कहीं जातिगत क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। तो जो जैन, बुद्ध या फिर मुस्लिम जो धर्म है, इनमें जातिगत भेदभाव उतने बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलता है जितना हिंदू इसमें है ना। तो हिंदू धर्म की एकमात्र कमजोरी क्या है? कि जाति, ये जातिगत भेदभाव बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। और उसमें आप देखोगे कि जो ट्राइबल लोग हैं, ये ईसाइयन जो है, ईसाई जो है, ये क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन जो है, ये जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग, अब जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत सीधे होते हैं, ठीक है ना, मतलब सीधे नहीं, बहुत सीधे होते हैं, ठीक है ना। और वो उन लोगों को पैसा देते हैं, उन लोगों को फिर कई सारी सुविधाएं इस प्रकार की देते हैं, और उनको बताते हैं देखो इसमें भेदभाव कभी भी नहीं होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं ना कि लगातार ईसाइयन जो धर्म है उसका क्या हो रहा है? प्रसार होता जा रहा है। लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, हमें 10,000 मिल रहा है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है? भाई हिंदू होने से, मुस्लिम होने से, सिख होने से क्या फर्क पड़ रहा है? गरीब आदमी को 10,000 मिल रहा है महीने का, बहुत है ना। तो सही बात ये भी है, क्या करेगा वो ऐसे धर्म को मान करके? समझे नहीं समझे? भाई धर्म भोजन थोड़ी देता है, खाना देता है धर्म ना। धर्म जीवन जीने की क्या होती है? एक विधा होती है। मैं तो यही मानता हूँ, पद्धति है कि नहीं है? तो पद्धति है कि जहाँ पर मरुस्थल थे, खाने के लिए कुछ था नहीं, अनाज होता नहीं, फल होता नहीं है, तो क्या करेगा बताओ? जानवर खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म का विकास हुआ जिसमें जानवर को खाना एक आम बात है, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म का विकास हुआ भारत के अंदर और आसपास में, जैन, बुद्ध, ये सब कहाँ पर आए? भारत से संबंधित है। और यहाँ पर जो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान होगा, उत्तरी विशाल मैदान में अनाज होगा, फल होगा, सब्जी होंगे, तो लोग फिर पशु नहीं खाएंगे, सिंपल बात है। तो इसमें वैसी मान्यताएं बन गई। यूरोपियन जो क्षेत्र है, ठंड बहुत होती है, और वहाँ पर जलवायु का प्रकार मिलता है CS, है ना, या जिसको कहता है CS जलवायु, भूमध्य सागर के आसपास। तो भूमध्य सागर के आसपास CS प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना। तो उसमें भूमध्य सागर जलवायु में समर ड्राई होता है, मतलब गर्मियों में बारिश नहीं होती, बारिश होती है कब? सर्दियों में। सर्दी में जब ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर खट्टे फल होते हैं, और खट्टे फल अंगूर, अंजीर, संतरा, माल्टा, किन्नू, ये होते हैं ना, ये सब होते हैं। उनसे क्या बनाते हैं? शराब। मिल जाता है, पियो और पड़ जाओ बिना रजाई के, है ना, पी के बिना रजाई के पड़ जाओ, क्योंकि पीने के बाद आसमान नीचे, धरती ऊपर होती है। पता है ना आपको? नहीं पता है? ओले धरती से आसमान पर गिरते हैं, नहीं पता आपको? क्या बात करते हो यार, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ट्राई करना एक बार, देखो एक बार। अब सुनो, आप अगली बात पर चलो बेटा, प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान ध्यान। अगली बात पर आओ, सुनो। देश में जो कुल आबादी है, कुल जनसंख्या है, वो कुल आबादी कितनी है? तो कुल आबादी है 121.02। कितना है? 121.02 करोड़ ना, या 121.02 करोड़ देश की कुल क्या है? आबादी। इसमें से अब देखो, सारी तो पुरुष नहीं है और सारी तो महिलाएं भी नहीं है। तो देखो एक बात को समझो, इसमें महिला जो जनसंख्या है, महिला आबादी, उस महिला आबादी की अगर बात करोगे तो महिला आबादी है 58.75 करोड़। ये आंकड़े बहुत डरावने आंकड़े हैं। देखो इसमें पुरुष आबादी, पुरुष आबादी, पुरुष आबादी, ठीक है ना, पुरुष आबादी है, और पुरुष आबादी है वो 62.32 करोड़। भाई साहब तुम इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कौन सा? ये 48 है, बावली है क्या? बदलाओगे? मैं तो सोच से ज्यादा होगी, 121 है ना, मैं परसेंट थोड़ी बता रहा हूँ। घर से लड़के ही है क्या? है? अब ये आंकड़ा समझो आप, ये डेटा बहुत भयानक डेटा है। दीदी समझ लो, नहीं इधर इधर देखो,
121 करोड़ है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं, कितना अंतर लग रहा है, 4 करोड़, चलो 4 मत मानो, 3 ही मान लो आप, तो हटाओ, 4 माने। अब आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, पढ़े लिखे बच्चे हो तो बताओ, कितने पुरुषों का विवाह हो सकता है, बताओ, आंकड़े हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, अरे कॉमन सेंस की बात है ना भाई, महिला कितनी है, बोलो 58 पॉइंट, अरे बोलो 58 पॉइंट, कितनी 58 पॉइंट है, 58.75 करोड़ महिलाएं हैं, 58.75 महिलाएं, बोलो 58.75, 58.75, पेपर में आएगा तब समझ में आएगा, प्रश्न नहीं होंगे। ये 62-32 कितना है, 62-32 पुरुष है, 62-32 पुरुष, 62-32 पुरुष, 58-75 महिला, कितने पुरुषों का विवाह हो सकता है, 58-75 बाकी, अरे तो गलत नहीं है, देखो सुन लो एक बार, तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या है, तुम सुनते नहीं हो बेटा, तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या है, तुम सुनते नहीं हो, मेरी सुन लो, मैं कुछ काम की बात बता रहा हूँ। देखो अगर आप चाहते हो, लड़के सारे ध्यान, अगर आप चाहते हो काउंटिंग यहाँ नहीं हो, काउंटिंग कहाँ नहीं हो, यहाँ 4 करोड़ में हो सकती है, बता रहा हूँ, ध्यान दो इस पर, पढ़ाई करो, पढ़ाई है ना, इससे थोड़ा सा बचाओ, नहीं तो भाई साहब दोस्तों की शादी में खूब नाचो, खूब नाचो, है कि नहीं, खूब नाचो दोस्तों की शादी में, इसमें क्या दिक्कत है, 4 करोड़ में आओ आराम से, है ना, नौकरी की तैयारी नहीं करोगे, अरे हाँ यार, एक प्लीज प्लीज एक सेकंड, एक बात बताऊँ, बहुत मजेदार बात है, वो तो बताऊंगा मैं स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए गाँव से 5 किलोमीटर गया, तो बोला भाई 2 घंटा लगेगा, तो मैं एक मंदिर है हमारे पास में, तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ दर्शन कर आता हूँ, तो मैं मंदिर दर्शन करने चला गया, मेरे मौसी के लड़का मेरे साथ मोटरसाइकिल थी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, जब वापस आए मंदिर से तो रास्ते के ऊपर 8-10 लड़के थे, तो एक ने तो वो हाथ में टेप ले रखा स्पीकर, एक ने ट्राइपॉड और कैमरा ले रखा, और एक उनमें हीरो एक्शन जैक्सन था उनके अंदर, वो भाई साहब वो भोजपुरी गाना लगा के नाच रहे, वही बना रहे रास्ते, सुन तो लो, अरे नहीं देखो यहाँ मरीन ड्राइव पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है समझ में आती है, कहाँ वीडियो बना रहे जाके राजस्थान में, तुम समझो एक बार, बात ये थी फिर वो भोजपुरी गाना चल रखा था, तो मैं बाइक रोक, अब देखो बिहार का व्यक्ति मुझे वहाँ मिलेगा तो मैं स्वाभाविक मैं रोक लूंगा, तो मैं वैसे ही मैंने रोक ली, फिर मैंने सोचा थोड़ा टाइट आवाज में बोला, मैंने थोड़ा लोकल में, मैंने कहा मैंने उसको ऐसे बोला, तो बोला एकदम से थोड़े से हो गई यार क्या हो गया, तुमने कहाँ का है, तो बोला दरभंगा का, तू कहाँ का है, मुंगेर का, तू कहाँ का है, बोला गया का, एक कह रहा है जमुई का, ऐसे मुझे 8-10 ने अपने जिले बताए, तुम यहाँ क्या कर रही हो सब, ये क्या डांस कर रखा है तुमने, बिहार को बदनाम कर रहे हो तुम लोग, है ना, क्या करते हो, बोले कंपनी नौकरी करते हैं, तो मैंने डांस नहीं करना चाहिए सड़क के ऊपर, ठीक है ना, फिर बोले ठीक है भैया नहीं करेंगे, तो आप कहाँ के हो, मैं तो मैंने बोला हम बिहार से हैं आवाज तो मेरी बात थी, पहले अपने लोगों ने बात कर रहा था, मैं भोजपुरी में आ गया, फिर वो भी हंसने लगे, फिर बोले कि आप क्या हमारे थे, मैंने हाँ भाई जाता हूँ, क्या करते हैं, अब मैंने कह दिया मैं खान सर के वहाँ पढ़ाता हूँ, अब मैंने जैसे ऐसे बोला बोलते के साथ भाई साहब कैमरा अंदर निकाल के, तो हमें सब मिलेंगे खान सर के पढ़ाते हैं यार मैंने कहा लगे यार, तो पूरा सेल्फी वेल्फी लेने लगे, मैंने कहा यार गजब यार, तो वो मैंने मेरे वीडियो बनाया आराम से करो, गजब यार, तो बिहार में बिहार भाई तुम कभी भी बात जाओ ये सच में मुझे बहुत बुरा लगा, उन लड़कों को देख के मुझे सच में बहुत बुरा लगा, वो बिहार को देखो, इससे अपना स्टेट क्यों खराब हो रहा है, इसलिए खराब हो रहा है, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये वाकई में बिल्कुल सही तरीका नहीं, आप किसी भी लोकल गांव की सड़क के ऊपर खड़े होकर सड़क पर रील बनाओ गलत है, अच्छा कोई पैलेस हो, हिस्टोरिकल पैलेस हो, कहीं कुछ ऐसी जगह तो समझ में आता है, कोई आप चीज दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने ऐसा देखा, यहाँ पर ऐसा है, लेकिन वहाँ गाना बजा के भव्य तरीके से नाच रहे हो, आपको पता है भोजपुरी कैसे नाचते हैं, गंदा नाचते हैं, गाने भी ऐसे ही नाच भी ऐसे ही, ऐसा है कि नहीं बताओ, तो फिर मैंने उनको, अब मैंने भाई देखो, मैंने उनको कहा, मैं देख मैं पढ़ा उनको पहचान गए, तो मैंने देखो यहाँ सब ऐसे मत करो, मैंने उनको अपने पन के भाव से कहा, वैसे गलत उसमें नहीं, नेगेटिव उसमें नहीं कहा, मैंने कहा यार इससे ना अपना नाम खराब होता है, तुम लोग यहाँ गलत तरीके से डांस कर रहे हो, वो पता नहीं डांस करने का तरीके पता नहीं अलग ही है ना, तुमने अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, मैं तो स्टेट को क्यों तुम नाम खराब कर रहे हो, तो बोले ठीक है भैया हम नहीं बनाएंगे, मैं ठीक है चलो, ऐसे ऐसे ना पूरे स्टेट को बदनाम कर रखा है, सही बता रहा हूँ, तो तुम लोग कभी भी बात जाओ तो इस तरीके की हरकत मत करना यार, नहीं सच में उनको देख के ना बहुत खराब लग रहा था, वो बहुत गंदे तरीके से नाच रहे थे ना, चलो सुनो एक बार, अब एक बात सुनो, ये जो आंकड़े हैं ये तो महिला आबादी है 58.75 और पुरुष आबादी है 62.32, बातें क्लियर है, लेकिन जो ग्रोथ हुई वृद्धि, इस वृद्धि में आप सब चलोगे ना तो पता चलेगा कि इनकी आबादी में 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई, ये वृद्धि इनकी आबादी में हुई कितनी 18% और पुरुष आबादी में वृद्धि हुई 10 साल में कितनी 17%, बात समझिए समझिए, इसका मतलब ये हाँ 17%, इसका मतलब ये डेटा आपका सही है, ये अच्छा डेटा है, इसका मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, पुरुषों की घट नहीं रही है, बढ़ रही है पुरुषों की, लेकिन महिलाओं की तुलना में कम, इसका मतलब अगर यही ग्रोथ चलती रहेगी तो एक समय पर लिंग अनुपात लगभग क्या हो जाएगा बराबर, समझ में आई कि नहीं, तो एक तरफ थोड़े मतलब स्पीड कम स्पीड से बढ़े, इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें एक चीज और भी डेटा समझ में आता है कि भाई अगर महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या भी घटी, कन्या भ्रूण हत्या हुई है कम हुई, इसका मतलब ये भी। अब सुनो, सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है, इसका नाम है ठाणे, कौन जिला है ठाणे, ठाणे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अच्छा, जब हम जनसंख्या वृद्धि के ऊपर बात करते हैं, तो जब हम जनसंख्या वृद्धि पर बात करते हैं तो वृद्धि के अंदर एक स्टेट ऐसा भी है जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर प्लस ना होकर माइनस हुई, जैसे नागालैंड है, नागालैंड कौन सा स्टेट है, नागालैंड के डेटा जब आप देखोगे तो नागालैंड में समझ में आता है कि जनसंख्या किसी भी जगह पर जनसंख्या बढ़नी चाहिए, भाई ये जनसंख्या में वृद्धि की टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, ये जनसंख्या किसी भी हाल में भारत में किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन नागालैंड में पता चला कि नागालैंड में जनसंख्या -0.6% की दर से घटी, 2011 से 2001 से 11 अध्ययन हुआ, जब काउंटिंग हुई, नागालैंड में पता चला कि भाई नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, घट गई, ठीक है ना, ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि कैसी है, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा होने का बहुत सामान्य कारण है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कारण होता है माइग्रेशन, क्या कारण होता है, प्रवास, भारत में अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या घटे तो उसका मतलब आप समझ जाना माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे माइग्रेशन का एक बड़ा कारण हो सकता है नौकरी, तो लोग रोजगार करने के लिए गांव से किस में जाते हैं, शहर, गांव से कहाँ जाते हैं, शहर में, अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है शिक्षा, कि भाई पढ़ाई करने के लिए लोग क्या जाएंगे गांव से शहर, शहर में अच्छे कॉलेज या शहर में मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा होती है, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ जाके रह जाते हैं, इसलिए गांव की तुलना में शहरों में माइग्रेशन क्या होता है ज्यादा, या हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य माइग्रेशन क्या होगा ज्यादा, तो जैसे कोई भी बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यहाँ के जो लोग हैं मतलब अपने ये 4-5 स्टेट लगा लो, ये सब माइग्रेट करते हैं, तो ये जाते हैं कहाँ पर, गुजरात, ये जाते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र, ये जाते हैं कहाँ पर, पंजाब,
ये जाते हैं कहाँ पर, कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह। तो ये सारे स्टेट के लोग जो हैं ये कहाँ पर जाते हैं, इन राज्यों में जाते हैं। तो जहाँ से जाएंगे वहाँ जनसंख्या घटेगी और जिस जगह पर जाएंगे वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो जहाँ से जाते हैं, जैसे अपन बिहार से जाएंगे कहाँ पर, मान लो कि गुजरात जाएंगे, तो हम यहाँ से कर रहे हैं उत्प्रवास, उठना, हम यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह उत्प्रवास, और जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर होता है आप्रवास। जैसे मैं जब अपने गाँव से यहाँ आता हूँ तो मैं क्या हूँ, आप्रवास हुआ है मेरा, है ना, आप्रवासी हूँ मैं, और गाँव से मेरा क्या हो गया, उत्प्रवास। समझ में आई बात? और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रवास। प्रवास के दो प्रकार में, एक आप्रवास और एक उत्प्रवास। दूसरी जगह जाना उत्प्रवास, किसी दूसरी जगह से आना आप्रवास। आई बात समझ में? तो आप्रवास और उत्प्रवास, तो जब भी उत्प्रवास होता है तो जनसंख्या घटती है, और जब भी आप्रवास होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। समझ में आई बात? तो आप्रवास जनसंख्या बढ़ाएगा, उत्प्रवास जनसंख्या घटाएगा। और जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इसकी काउंटिंग जो की जाती है वो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अगर आपसे पूछे, अच्छा एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के भी 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, 2 प्रकार पर डिस्कस कर रहा हूं। तो एक होता है जनसंख्या जिसको कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। एक ही होता है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, इसमें होता है जन्म हमेशा किसको दिखाता है, प्लस। जन्म हुआ मतलब कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, मृत्यु इसका मतलब यहाँ कोई कमी। तो कुल जन्म में से कुल मृत्यु घटा दो, किसी क्षेत्र में जितने जन्म हुए उसमें से क्या निकाल दो, मृत्यु निकाल दो, तो वो होती है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जन्म माइनस मृत्यु। और जनसंख्या वृद्धि, सकल जनसंख्या वृद्धि कह दो, कुल जनसंख्या वृद्धि कह दो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि भाई कुल जन्म कितना हुआ। तो एक तो देखेंगे जन्म, इसमें कितने लोग मरे, तो जन्म तो प्लस ले लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, प्लस कितने लोग आए। नहीं भाई आप्रवास क्या करता है, बढ़ाता है, उत्प्रवास मतलब घटाता है, तो माइनस क्या होगा, उत्प्रवास। तो देखो ये अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए कभी कि सकल जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो प्लस जनसंख्या माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो ये कुल जनसंख्या वृद्धि आपकी होती है। जैसे मान लो कि कोई गांव है, यहाँ पर ये कोई एक गांव है, ठीक है ना, मेरा मान लो पटना है, अपना पटना मान लो, यहाँ पर 1000 लोगों का जन्म हुआ, 1000 लोगों का जन्म हुआ, तो कोई भी पहली जनसंख्या थी उसमें 1000 लोग आए, जन्म हुआ। मान लो इसमें से मान लो 200 लोग यहाँ पर क्या हो गए, मृत्यु हो गई, तो 200 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाहर से दूसरे इलाकों से यहाँ पर आकर के मान लो 600 लोग क्या हो गए, बस गए, बाहर से आकर 600 लोग बसे, आप्रवासी है। और वहां से मान लो पटना छोड़ करके और मान लो कि दिल्ली चले गए 300 लोग, या मान लो कि 800 लोग चले गए, कितने लोग चले गए, 800, तो माइनस 800। अब बैलेंस करो आप इसमें, देखो 1000 और 600 कितना हो गया, 1600 में से कितना गया, 1000, तो 600 प्लस का 600 ना, इसका मतलब पटना की सकल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 600। आई मेरी बात समझ में? तो पहले मान लो कि 50,000 जनसंख्या थी, अब 50,600 हो गई। समझ में आई बात? जो लोग जन्म लिए उनको जोड़ा, जो लोग बाहर से आए उनको भी जोड़ा, जो लोग मरे उनको हटाया, जो बाहर गए उनको भी हटा दे, तो ये जनसंख्या में सकल वृद्धि आई, टोटल वृद्धि हुई 600 की। समझ में आई बात? तो ये जनसंख्या वृद्धि होती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एक तो ये है, इसके अलावा सुनो आप देखो नागालैंड के अंदर प्लीज देखो, नागालैंड जो है ना, सुबह से क्लास लग रही है 8 बजे से, बैक टू लगातार क्लास लग रही है, थक चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। क्यों कर दी छुट्टी बाबुली? अरे नहीं देखो, मैं वैसे घर पे बहुत आराम करके आया हूँ। क्या कर रहा था मैं, रील बना रहा था ना। मैंने कौन सी रील बना दी? अच्छा बच्चे वाली, मैं बन जाए वो बावली की। अच्छा हाँ वो मामा और भांजे में अलग रिश्ता रहता है ना। अरे अन्नू का बेटा पता क्या करता है, इतना हरामी है पता नहीं, 2 महीने का बच्चा है, वो सोया रहता है, जैसे बैठता है लात मारता। मैंने कहा अभी इसकी 2 महीने का अभी तो बता, ये में लात मारता, फिर मुझे बोलते थे ही दांत निकाल दो। बताओ देखो नागालैंड में जनसंख्या बढ़ी नहीं, नागालैंड में जनसंख्या घटी। कितनी घटी, कितनी घटी है, -0.6%, -0.6% घटी है जनसंख्या। हम नहीं थे तो मैं था। सुनो एक जिला का नाम पढ़ो, लॉन्गलेंग। कौन जिला है, कौन जिला है, लॉन्गलेंग जिला है। देखो आपको अगर लोकेशन याद हो सारे बच्चों को, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर कौन है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल। याद करो नॉर्थ ईस्ट में ऊपर कौन है, अरुणाचल सबसे ऊपर, अरुणाचल के नीचे नागालैंड। ठीक बात है। अब मैं 2 जिलों के नाम आपको बता रहा हूँ, एक तो आपका जिला पड़ता है लॉन्गलेंग जिला, कौन सा है, लॉन्ग। और अरुणाचल का एक जिला पड़ता है कुरुंग कुमे, कौन सा है, कुरुंग कुमे, कौन सा है, कुरुंग कुमे। भाई तुम थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, कुरुंग कुमे जिला पड़ता है, और ये किसका है, अरुणाचल, किसका है, अरुणाचल। कुरुंग कुमे जिला पड़ता है अरुणाचल। अरुणाचल के इस जिले में जनसंख्या की वृद्धि 111.01% है, ठीक है ना। सुनना एक बार ध्यान से, क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे मानचित्र अगर आपको याद है, तो यहाँ से आपका ये अरुणाचल है, और यहाँ से अरुणाचल है, इसके नीचे कौन है, नागालैंड। अरुणाचल का तो एक ऐसा जिला है जहां जनसंख्या में वृद्धि दर 111.01%, भयानक जनसंख्या वृद्धि, मतलब जितने लोग थे उसमें से डबल से भी ज्यादा, 100 लोग थे, 100 लोग बढ़कर के 211 हो गए, तो ये 111% वृद्धि को दिखाता है। और नागालैंड के अंदर लॉन्गलेंग जिला पड़ता है, इसमें लोग थे मान लो टोटल कितने 100, वहां पर केवल 42 लोग रह गए, तो इसका मतलब नागालैंड के लोग माइग्रेट करे होंगे और कहां चले गए, अरुणाचल। इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, मैंने बताया रोजगार, आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी या शिक्षा, स्वास्थ्य, कई सारी चीजें होती है ना, इनके लिए चले गए होंगे। या हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, कि शासन का नियंत्रण ही वहां पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और लोग क्राइम बढ़ जाए, वहां पर जातीय हिंसा हो जाए, कोई एक जनजाति दूसरी जनजाति के ऊपर अटैक करे, अभी पीछे हुआ भी था कुकी समुदाय और ये सब मणिपुर में हुआ था ना। तो ये क्या होगा, ऐसा अगर होगा, भाई ऐसा बिहार में भी देखा गया पहले 20-25 साल पहले ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जब क्राइम बढ़ा तो उसकी वजह से क्या कहे, बिहार से माइग्रेट करके अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो माइग्रेशन हुआ किस वजह से हुआ, क्योंकि क्राइम ज्यादा हो जाएगा, तो क्राइम होगा तो लोग क्या होंगे, स्थान को छोड़ देंगे, किसी और जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। भाई दुर्भाग्य की बात है ना कि अपने स्टेट के जितने भी धनी लोग हैं, जितने पैसे वाले हैं, जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, वो सब अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट चले गए। कितनी खराब बात, आप समझ रहे हो। बिहार को इस चीज का भुगतान आज भी करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। अगर एक ऐसा समाज जो बहुत पढ़ा लिखा है, या ऐसा समाज जो बहुत पैसे वाला है,
तो पैसे वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो अनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर 4 बेटे हो गए तो मान लो कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो सब में 25-25 करोड़ हो जाएगी, तो वो कोशिश करेगा एक ही बेटा या बेटी एक संतान हो ताकि वो पूरा का पूरा संपत्ति उसको ट्रांसफर पूरी हो जाए। समझे नहीं समझे? और अगर ऐसा समाज अगर यहाँ पर रहेगा तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे कि भाई उसका लाइफ स्टाइल ऐसा अच्छा स्टाइल है ना, उसके पास अच्छा मकान भी है, उसके पास अच्छी गाड़ी भी है, तो फिर उससे बाकी सोसाइटी भी क्या होता है, प्रेरित होता है कि नहीं? तो क्योंकि बिहार में भी ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि नागालैंड का जो जिला है लोंगलेंग और 21 जिले, यहाँ से लोग माइग्रेट करके किस तरफ चले गए, अधिकांशतः अरुणाचल की तरफ। तो अरुणाचल में जहाँ गए तो जनसंख्या आपको बहुत तीव्र वृद्धि देखने को मिली, और वहीं आपको नागालैंड में ओवरऑल जनसंख्या में कितनी कमी, -0.6%। ये बहुत ज्यादा होती बड़ी बात है ना। चलो एक ही हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो एक इसी प्रकार से पुदुचेरी का एक जिला आता है यनम। पुदुचेरी कौन सा आता है? यनम। यनम और यनम आप देखोगे यनम, तो यनम में भी यनम यनम में आप देखोगे तो यनम जो जिला पड़ता है, यनम जिला, यनम किसका पड़ता है? पुदुचेरी का है। और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट है? 77.15। 77 पॉइंट कितना है? तो आप 77 याद रखें, 77 याद रखना, 77.15%। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला देखो, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला ठाणे, सर्वाधिक आबादी वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग कुमेंग। कौन सा है? कुरुंग कुमेंग, है ना? हाँ वृद्धि बता रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कुरुंग कुमेंग। कुरुंग कुमेंग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि कुरुंग कुमेंग जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश 111%। और जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी नागालैंड का जिला पड़ता है कौन सा? लोंगलेंग जिला, नागालैंड का लोंगलेंग में -58.59%। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का जिला अगर पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? यनम। केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में अगर पूछेगा तो यनम ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा क्या हुई है जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दादरा नगर लगभग 55% जनसंख्या वृद्धि हुई। यनम जो लगता है, यनम की सीमाएं आंध्र प्रदेश से लगती हैं, और चूंकि कोस्टल है, तट के ऊपर है, तो तट के ऊपर लोग ज्यादा आकर के बस जाते हैं, क्योंकि तट के ऊपर क्या होता है ना कि मत्स्यन का कार्य होता है, पर्यटन का कार्य होता है, तो आंतरिक भागों से लोग तटों के ऊपर आ जाते हैं। तो चूंकि तटीय अवस्थिति है तो आंध्र प्रदेश के आसपास के लोग अंदर से बाहर आएंगे तट के ऊपर, और कहां पर बस जाएंगे? यनम के ऊपर। समझे नहीं समझे? और चूंकि यनम केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल के माध्यम से इसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का होता है, उसमें राज्य सरकार का इंटरफेयर भी नहीं रहता है। ऐसा होता नहीं होता है? पॉलिटी पढ़ाने में मजा होता है लेकिन मुझे सच में कई बरस बाद में कुछ नया पढ़ा, कई बरस में है ना, 9-10 साल बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा। देखो प्लीज 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 प्लीज, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दो तो मान के चलो, 2 तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए जनसंख्या को परीक्षा से पहले कम से कम 5-7 बार पढ़ लेना, और इन नोट्स के अलावा भी अगर कुछ कंटेंट मिले, इनके अलावा भी, तो उसको भी पढ़ लेना। तो भाई वैसे तो ये कंटेंट सफिशिएंट है ना, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं पर कुछ मिल जाए तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? पढ़ने से कंप्लीट होगा, सिलेबस हो जाएगा। कोई दिक्कत है सिलेबस में? तो मुझे लग रहा है सिलेबस में कोई दिक्कत है कुछ यार। तुम्हारा एक चीज बताओ, कल परसों 2 दिन में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, 10 क्वेश्चन का काम हो रखा है। उधर मेडाइवल और जो है एंशिएंट सुनामी सर ने कंप्लीट कर दिया, लगभग कंप्लीट हो गया होगा, लगभग पूरा 2 दिन बचे होंगे। उसके अलावा भारत सर भी मुझे लगता है 1 सप्ताह 10 दिन में, 10 एक दिन में हो जाएगा, 10-11 दिन में, ठीक है ना? कुछ चाय मंगवा दो। तो मुझे लगता है जहां तक जो है भारत सरकार भी हो जाएगा। खान सर ने भी मुझे पॉलिटी पढ़ा है सर, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया होगा। लास्ट बचा पॉलिटी का, मतलब पॉलिटी हो गया काफी सारा, लगभग बताओ उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो भाई तुम क्यों फालतू लोड ले रहे हो सिलेबस का बेकार में? अच्छा मैं तुम अच्छा एक चीज बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, जब ज्योग्राफी तुम्हारा हो जाएगा, इसके बाद में तुम्हारा पॉलिटी हो जाएगा, इधर इकोनॉमिक्स हो जाएगा, एंशिएंट और मेडाइवल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? साइंस। तो फिर साइंस लगेगा इसके बाद में, क्यों लोड ले रहे हो बेकार में फालतू में? तुम्हें शुरू में पहले दिन ही कह दिया था सिलेबस का कोई लफड़ा नहीं है, हमने इसलिए पीपीटी से पढ़ाया था बहुत सारा, ताकि फटाफट फटाफट हम सिलेबस को कर। ये कोई फाउंडेशन बैच थोड़ी ना है, ये तो क्रैश कोर्स है। तो इसमें तो हम स्पीड से चीजों को खींचेंगे जितना जल्दी हो सके। और प्रैक्टिस बैच में मैंने तो ज्योग्राफी बहुत टाइम से करवा दिया, टाइम से पहले निपटा दिया मैंने, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। उधर हिस्ट्री के भी सर के हो गए होंगे, सुनामी सर ने करवा दिया होगा। बचा है 2 क्लास हुए, तो 2 दिन और मतलब लगा लो, तो 2 दिन और लगा लो, तो और भी विषय सर्कल चल रहा होगा, खान सर्कल चल रहा होगा। भाई हमारे स्तर पर इंस्टीट्यूट के लेवल के ऊपर कहीं भी सिलेबस डिले नहीं है। अब तुम ये कहोगे नहीं नहीं साइंस शुरू करो, पहले वो शुरू करो, फिर वो करो, वो नहीं होगा। पहले जो सब्जेक्ट जो टीचर फ्री होंगे पढ़ा देंगे, अरे भाई करवा देंगे, फिर तुम्हारे पास 2 ही चीजों का बर्डन बचेगा ना, साइंस और बिहार स्पेशल। दिसंबर में तुम्हारा साइंस और बिहार स्पेशल हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। चलो चलो ध्यान दो, टाइम खराब मत करो। देखो सुन लो एक बार, प्लीज 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 ध्यान दो। जनसंख्या वृद्धि क्या देखना है? जनसंख्या वृद्धि। भाई सब सुनो एक बार, जनसंख्या वृद्धि किसको दिखाता है? जनसंख्या वृद्धि बोले तो इसका मतलब होता है कि किसी निश्चित अंतराल के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। सुनो ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित समय अंतराल में या किसी निश्चित समय अवधि के अंदर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब वो परिवर्तन ऐसा हो कि जनसंख्या बढ़ जाए, और वो परिवर्तन ऐसा हो कि जनसंख्या घट जाए। अगर जनसंख्या बढ़ गई तो सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अगर जनसंख्या घट गई तो वो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 स्वरूप होंगे, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक। भारत में नकारात्मक एक ही दशक आता है और वो आता है 1921, 0.3% जनसंख्या घटी। ये एकमात्र दशक आता है 1911 से 1921, ठीक है? उसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ी है, सबसे ज्यादा वृद्धि वो दिखाता है 1971। उसके बाद लगातार जनसंख्या वृद्धि घटी है। जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है? घट रही है, मतलब दर घट रही है, जनसंख्या घट नहीं रही है, दर घट रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या वृद्धि दर की जो दर है वो 0 पे चली जाएगी, एक समय तो आएगा। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर है, माइनस जनसंख्या वृद्धि दर, समझ रहे हो? जापान, नॉर्वे, स्वीडन, या तो इनकी माइनस में आ रही है, नहीं आई है तो 1%, 2%, 3%, 1%, 2%, किसी की -1%, -2%। मतलब अगर आज 100 लोग हैं, 10 साल बाद पता चल रहा है 98 लोग बचे हैं, इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ जी, बिहार कहाँ पर ले जाएं? ना ना ना, कुछ और ही कांड करेंगे जाके, देखो। हाँ तो वहां भी जाके रील बनाएंगे, है ना? रील मत बनाया करो, है ना?
गंदे तरीके से नाचने का जो तरीका है ना वो बहुत रवैया है। मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। उन लड़कों को जो मैंने बताया उन गाँव में जब वो नाच रहे थे ना, वो जो रील बना रहे थे भद्दे तरीके से, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैंने अपने आप को ये महसूस किया अंदर से कि यार मुझे पता है क्यों बुरा लग रहा था कि ये बिहार को बदनाम करने का काम है। ये सच में बिहार को बदनाम करने का काम है। यहाँ पर हम आके देखते हैं तो तुम्हारे जैसे बच्चे मिलते हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हो। तो तुम जैसे लाखों बच्चे यहाँ स्टेट में रहकर के संघर्ष कर रहे हैं, और तुम्हारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर दूसरे स्टेट में काम के लिए जाते हैं, वहां जाकर के देखो जहाँ स्किल डेवलप करना चाहिए वहाँ डांस कर रहे हैं और उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, पागल हो रहे हैं। मतलब लड़के भी छमिया बने पड़े, नाच इतना गंदा तरीके से नाच रहे हो, सच में मुझे बहुत बुरा लगा देख करके। हाँ मतलब तुम लोग मत करना कभी वैसे जाकर के। देखो ये दर है, ये ये दर है 17.5, कितने दर है? 17.5। भाई सुनो, 2001 के जो आंकड़े थे ना, 2001 के आंकड़े, वो 2001 के जो आंकड़े थे ना, वो 2001 के आंकड़े कहते हैं कि जनसंख्या 102.7 करोड़। कितनी जनसंख्या है? 102.7 करोड़, 102.7 करोड़, 102.7 करोड़, ठीक है ना। और 2011 में ये किस दर से बढ़ी? 17.5 की दर से। और ये 17.5 की दर से बढ़ करके और 2011 में कितनी हो गई? तो ये कितनी हो गई? 121.02 करोड़ के आसपास है, मतलब लगभग कितनी हो गई? 102 करोड़, 121 करोड़ हो गई। समझ रहे बात को? 102 से हम कितने चले गए? 121 पर चले गए। ये हमारी 17.5% की दर से जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है ना। ये जनसंख्या वृद्धि दर की दर है 17.5%, 17.5 है। अब सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में आप चलोगे तो सर्वाधिक वाले डेटा आप देखोगे तो सर्वाधिक वृद्धि, वो सर्वाधिक वृद्धि वाले डेटा आप देखोगे तो सर्वाधिक वाले 5 अगर मैं स्टेट बताऊं आपको तो सबसे पहला है दादरा नगर हवेली। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आप कहोगे सर एक चीज बताओ, दादरा नगर हवेली क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दादरा नगर हवेली अकेला थोड़ी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दो एक साथ है। तो लेकिन हम आंकड़े कब के पढ़े हैं? 2011। तो ध्यान रखना इस बात का, 2011 में थोड़ी ना एक हुए थे, 2020 में एक हुए थे, 26 जनवरी 2020। भाई 31 अक्टूबर 2019 की डेट याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले, 31 अक्टूबर 2019 ये प्रश्न पेपर में आ जाएगा। और पेपर में आ जाएगा तो फिर ऊपर देखो, आप ना पट्टियां गिनोगे ऊपर देख करके, यार बताया तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा क्या है, और फिर भगवान का नाम लेकर के और 11 रुपए का प्रसाद बोलोगे और तुक्के मारोगे, तो उससे बेटर है सुन लो दोबारा। 31 अक्टूबर 2019 कितना है? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बनाया गया। आई बात समझ में? और देखो 31 अक्टूबर 2019, अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर और फिर आ गया जनवरी, जनवरी आएगा तो 2020 आ गया। और जनवरी का दिन कौन सा है? 26 जनवरी। और 26 जनवरी 2020 को दोनों को दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर के एक बना दिया गया। लेकिन जब जनगणना के आंकड़े पढ़ते हैं तो दादरा नगर हवेली को हम अलग पढ़ेंगे और दमन दीव को अलग। दादरा नगर हवेली में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 55.9%। देखो आपको मैंने जब सामान्य परिचय पढ़ाया था उसमें मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया हो तो मैं बता देता हूँ। प्रकार से एक मानचित्र अगर हम देखें गुजरात का, तो यहाँ से आप चलोगे ना तो यहाँ से आपका एक, यहाँ से ये गुजरात है, ठीक है ना। और गुजरात के नीचे कौन सा स्टेट आपका? महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र पड़ता है, ये महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है ना। और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, मतलब ऊपर की तरफ तो ये लगता है गुजरात से और नीचे की तरफ लगता है किसे? महाराष्ट्र। इसको बोलते हैं नगर हवेली। क्या बोलते हैं? नगर हवेली, नगर हवेली बोलते हैं। और नगर हवेली से अलग, नगर हवेली से अलग एक पड़ता है दादरा। कौन पड़ता है? दादरा पड़ता है। तो नगर हवेली दादरा दोनों अलग अलग है दोनों, और दोनों ही भू आबद्ध है आंतरिक सीमा में। दादरा नगर हवेली तट के साथ में सीमा नहीं बनाते, ये मैप का प्रश्न ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली अंतर्वर्ती सीमा, स्थलीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा पर नहीं है। और जो दमन है, दमन दमन ये यहीं पर पड़ता है, और दमन जो है ना वो तट के ऊपर है, दमन कहाँ पर? तट पर। और दीव तो द्वीप के रूप में, दीव क्या है? द्वीप है। दीव क्या है? द्वीप। तो दीव मुख्य भूमि पर नहीं है, द्वीप है। दमन एक तट पर है। दादरा नगर हवेली ये आंतरिक सीमा है, दादरा नगर हवेली। और इन चारों को फिर एक बना दिया गया, चारों को मिलाकर के दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली ये मिलाएगा 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को ध्यान रखना। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसी राज्य की है तो वो है दादरा नगर हवेली, 55.9। कारण माइग्रेशन, कारण माइग्रेशन और कुछ नहीं, कारण माइग्रेशन है। समझे नहीं समझे? किसी किसी क्षेत्र में महिला आबादी ज्यादा होती है और किसी किसी क्षेत्र में पुरुष आबादी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो किसी में पुरुष आबादी ज्यादा और किसी में महिला आबादी ज्यादा होती है। तो पुरुष जो होते हैं, अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सबसे अधिक माइग्रेशन महिलाओं का होता है। सबसे अधिक माइग्रेशन महिलाओं का क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि शादी के बाद में सामान्यतः हमारी जो सोसाइटी है उसमें शादी के बाद में लड़कियां अपने मायका जो होती है, अपना घर होता है, उससे ससुराल जाती हैं। तो ग्रामीण परिवेश में या हमारी सोसाइटी के अंदर, शहरों में तो क्या होता है, लड़कियों का माइग्रेशन नहीं होता है। जनरली शहरों में शादियां शहरों में ही होती हैं, उसी शहर में, तो इसलिए माइग्रेशन ज्यादा नहीं दिखता है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे गांव के अंदर, तो गांव में एक गांव से दूसरे गांव या एक स्टेट से दूसरे स्टेट शादियां होती हैं, तो माइग्रेशन महिलाओं का ज्यादा होता है, ठीक है ना। और दूसरा, गांव में महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलती है, शहरों में कुछ कम मिलती है। उसका कारण है कि कमाने के लिए पुरुष गांव छोड़कर कहाँ जाता है? शहर में। तो इसलिए गांव के अंदर महिलाओं की आबादी ज्यादा होती है और शहरों में महिलाओं की आबादी कुछ कम होती है। अभी तो अपन नहीं कह सकते हैं। और आप देखोगे कि जो कृषि कार्य है, खेती बाड़ी के जो काम है, उनमें अधिकांशतः महिलाएं संलग्न होती हैं। आप खेतों में देखते होंगे, सामान्यतः बिहार का तो मैंने गांव देखे नहीं है, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा कि महिलाएं अग्रणी भूमिका में रहती हैं खेती के अंदर, ठीक है ना। खेती की बड़ी हिस्सेदारी में महिलाओं की भूमिका जाता है क्योंकि पुरुष बाहर कमाने जाता है और महिलाएं पीछे से खेतों का काम संभालती है, ठीक है ना। तो ऐसी एक सामान्य प्रवृत्ति गांव के अंदर देखने को मिलती है जनसंख्या में। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ, इनसे कोई प्रश्न बन सकता है, बात समझ रहे हो। और ये चीजें रखने की नहीं है, चलो लिख लें रख लें, ये समझने की चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग की है, ये बात आप समझ लो इस तरीके से ऐसा देखने को मिलता है। फिर दोबारा और देखोगे तो दूसरा सबसे ज्यादा जो वो हुआ, क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, तो दादरा नगर हवेली के बाद किसका नंबर आता है? दमन दीव का। तीसरा पुदुचेरी और चौथा कौन सा है? मेघालय। ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा दमन दीव, दमन दीव, हे भगवान अच्छी लड़की, मैंने बोला क्या हो गया एकदम से, चलेगी बाकी ध्यान दे। अच्छा, अगर जनसंख्या वृद्धि में राज्य पूछे तो मेघालय, राज्य पूछे तो शिकायत कर दी तो तुझे देख, नहीं
लड़कियों का झंझट भी बहुत अलग है भाई। देखो अभी भी ध्यान रखना, देखो महिलाओं की दुश्मन केवल महिलाएं होती है। ये बात सही है ना? वो चली गई, वो कहीं से जा रही है, ये करिए जा रही तो जाने दीजिए, इसको क्या दिक्कत है? अब तुझे क्या दिक्कत है वो करिए तो। सुनो, देखो एक बात ध्यान रखना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कभी भी जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए। देखो पुडुचेरी और राज्यों में अगर आप आओगे, आगे नहीं, देखो मेघालय कौन आता है? मेघालय। इन आंकड़ों को ध्यान रखना, ये बहुत काम के आंकड़े हैं, पेपर में इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जल्दी से ध्यान दे लो फिर से दोबारा से। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा नगर, दूसरा दमन दीव, तीसरा, चौथा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा मेघालय में जनसंख्या वृद्धि, और एक आपका क्या होना चाहिए? आपका अरुणाचल प्रदेश। भाई देखो मैं मतलब मैंने कभी सर्च तो किया नहीं कि मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा क्यों, ऐसा मैंने नहीं किया सर्च, लेकिन मेरा अनुमान है ऐसा, मेघालय में इसलिए रहा होगा क्योंकि मेघालय टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है ना। और चूंकि अरुणाचल में ज्यादा वृद्धि दर इसलिए भी है क्योंकि नागालैंड से माइग्रेशन किस तरफ होता है? अरुणाचल। ये बात समझे? तो इसलिए दो स्टेट आप याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में मेघालय और एक कौन सा है? अरुणाचल। अच्छा एक खास बात और ध्यान रखना, आपको याद करने में आसानी रहेगी, जनसंख्या वृद्धि दर दिखा रहे हैं दो स्टेट, भाई यूटी में तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, लेकिन अच्छा ये दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इसमें मुझे मतलब मैं एक और फैक्टर है जिस पर चर्चा कर सकता हूँ, ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भी ज्यादा होगी, मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि क्रिश्चियन भविष्य में कभी भी अगर युद्ध होगा धर्म के आधार पर, दो ही कम्युनिटी के बीच में होगा, एक होगा क्रिश्चियन और एक होगा मुस्लिम, क्योंकि अब से नहीं हो रहा है, पूरा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो। और बड़ी बात क्या है ना कि दोनों का ही जन्म एक स्थान से, दोनों धर्म एक स्थान से उत्पन्न हुए, जेरूसलम, दोनों का ओरिजिन वही है, दोनों ही लड़ रहे हैं, है ना। मतलब नहीं लग रही आपको एक द्वंद्व वाली बात नहीं लग रही, दोनों एक जगह जन्म हो रहा है, दोनों धर्मों का विकास एक जगह से हुआ, दोनों ही लड़ रहे हैं, है कि नहीं? देख लो शुरू से लड़ रहे हैं, आज के नहीं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। देखो आगे चाय पी लो 2 मिनट में, चलो 2 मिनट में चाय पी लेते हैं। क्या ब्रेक लेना है? छुट्टी करनी है? अच्छा तुम एक सुना करो बात को, सुना करो, मेरे बाद में क्लास है नहीं है ना, मेरे बाद क्लास, तो छुट्टी आराम से होगी, ठीक है ना। अभी है बकवास नहीं ना, नहीं कुछ नहीं बोलना है ना बेटा ना, नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है, जाओ। ये क्या मतलब है छुट्टी? कितने दिन में आया हूँ मैं, छुट्टी। देखो ज्यादा आवागमन मत करो, 15-20 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है 20 मिनट। देखो 6:30 बजे 6:25 6:30-35 पे छुट्टी कर दें, बस ये लिंगानुपात तक पढ़ लेते हैं, बस ज्यादा देर का नहीं, लिंगानुपात तक डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में अपने इस टॉपिक को पूरा करवा देंगे, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा पूरा कल भी। तो 20-25 मिनट धैर्य रखो बस केवल। देखो ध्यान दो आगे, सुनो बच्चे, सुनो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आगे देखो। ये तो जनसंख्या में वृद्धि जो सर्वाधिक हो रही है, इसमें डेटा आपको ध्यान रखना है, केवल एक तो दादरा नगर हवेली यहाँ का याद रखना है, और मेघालय का 27.9। देखो अगर आपसे दो प्रश्न ऐसे पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो आप कहोगे सर मेघालय, कितना है? 27.9, 27.9 है। एक आपसे पूछेगा कि भारत के समस्त राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो दादरा नगर कितना है? 55.9, 55.9, ये ध्यान रखना। फिर देखो जनसंख्या वृद्धि तो आपने कहा सर ये है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि की बजाय कमी, तो जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम वृद्धि वाले कौन से हैं? न्यूनतम वृद्धि, तो न्यूनतम वृद्धि की बात करेगा, न्यूनतम वृद्धि की बात करेगा, सबसे कम ग्रोथ किसकी है? तो सबसे कम ग्रोथ ये आता है नागालैंड, -0.6, नागालैंड सबसे कम, माइनस नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र राज्य है, वो कौन सा है? नागालैंड। समझ में आई बात? दूसरा देखो, दूसरा राज्य कौन सा हो सकता है? दूसरा वो हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो, और वो कौन सा है? केरल। तो एक नंबर पर तो नागालैंड, एक पर नागालैंड है, और दूसरा कौन सा है आपका? केरल। केरल ये तो -0.6 भाई साहब, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। केरल जो है, केरल, केरल में जनसंख्या वृद्धि दर ये 4.9%, कितना है? 4.9, देखो 4.9 केरल। अच्छा जैसी संगत वैसी रंगत, सही बात है, तो भाई जैसे के संग रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो एक चीज बताओ कि केरल के साथ जो रहेगा वो शिक्षा में भी आगे हो जाएगा, सिंपल बात है। दूसरी बात, केरल के जो नजदीक है वो नजदीक पड़ता है कौन? तमिलनाडु, तो साक्षरता में भी तमिलनाडु अग्रणी है, कर्नाटक ये भी आगे है, लक्षद्वीप है ये भी आगे है नहीं, गोवा है ये भी अग्रणी। तो साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, अच्छा साउथ इंडिया को आप देखोगे पूरा पॉलिटिकल पावर जो है ना भारत की, वो सारी पॉलिटिकल पावर केंद्रित है कहाँ पर? उत्तर भारत में, है कि नहीं? बताओ जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कहाँ से आते हैं? उत्तर, अधिकांश। दक्षिण भारत के लोगों को बहुत कम अवसर मिलता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होने का, कारण है जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या कम है ना। तो आप बताओ कि कितना पिछड़ रहा है, कितना पीछे जा रहा है उत्तर भारत? बताओ क्या उत्तर भारत कहीं भी बराबरी कर पाएगा दक्षिण भारत? नहीं, नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इसके कारण क्या है? पता नहीं क्या कारण है, इसका एक कारण हो सकता है लिटरेसी,
उन लोगों ने शिक्षा को क्या दिया, ज्यादा ध्यान दिया। क्यों दिया शिक्षा पर ध्यान दक्षिण भारत में? क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा। कहां पर आया? केरल आया, है ना केरल। तो जब वो केरल आया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यापार होने लगा, दक्षिण भारत से व्यापार की शुरुआत हुई, ठीक है ना। दक्षिण भारत से व्यापार की शुरुआत हुई, और व्यापार की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने, जब वो उनके संपर्क में आए तो उनके संपर्क में आने के साथ में क्या हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य, देखो हालांकि वो कल्चरल में अगर आप देखोगे तो वो अपनी लैंग्वेज को दक्षिण भारत के लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, समझे। अपने तो भोजपुरी को गाली की तरह समझते हैं, भोजपुरी कोई भी आदमी नहीं बोलना चाहता बाहर जाकर के, और यहाँ तक कि भाषा भी अपने छुपाने का प्रयास करता है। एक बिहारी व्यक्ति वो कोशिश करता है कि मेरी टोन के अंदर भोजपुरी का या मगही का इसी प्रकार का या जो भी मार्ग दिए कोई भी है कि भोजपुरी मतलब बिहारी की जो लोकल भाषा है उसका टच ना दिखे। ये बहुत शर्म की बात है, हम अपनी भाषा को छिपाते हैं, हाँ। तो लेकिन दक्षिण भारत के लोग भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। वो भले ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन वो अपनी परंपराओं को, है ना, जो सामाजिक उनका ताना बाना है उसको बिल्कुल भी खराब नहीं होने देते। आप देखते हैं, देखते इस चीज को, भाषा को लेकर के, अपनी रीति रिवाजों को लेकर के बहुत, संस्कृति और भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है कि नहीं। दक्षिण भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। ये तो मॉडर्न एजुकेशन भी होता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पर अपना केजीएस नहीं होता या कोई बड़ा संस्थान नहीं होता पढ़ाई का, तो क्या इतने बच्चे रहते हैं? पढ़ने वाले नहीं रहते, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ बड़े संस्थान है केजीएस, इसलिए इतने बच्चे भी रहते हैं। दक्षिण भारत में का जो लोकेशन है वो इक्वेटर के आसपास, और इक्वेटर से आप किसी भी उपग्रह को क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो कहां से करेंगे? दक्षिण भारत से, मतलब इक्वेटर के आसपास, क्योंकि वहां पर अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा। भाई धरती का सबसे अधिक घूर्णन कहां पर है? इक्वेटर के ऊपर है, विश्व रेखा पर है, सबसे कम कहां पर है? ध्रुवों पर। तो अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा जहां पर होगा वहां पर रॉकेट तेजी से लॉन्च करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए होता क्या है ना बेसिकली कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का सिस्टम बना, इसरो वगैरह डेवलपमेंट, वो सब कहां पर हुआ? दक्षिण भारत। इसलिए दक्षिण भारत के जो लोग हैं, मुझे जो मैं सोच पाता हूं मेरे हिसाब से उसका बड़ा रीजन ये है। और उत्तर भारत जो रहा, पॉपुलेशन ज्यादा है ना, लोगों का एग्रेसिव स्वभाव है कि नहीं, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्तर भारत को अपना केंद्र बनाया जाना। तो इस जब ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक मतलब उत्तर भारत में अपना केंद्र बनाया, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा कहां पर हुई? उत्तर भारत में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो पूरा बंगाली था, समझ का सारा इलाका। तो यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हुई? ज्यादा हुई, है कि नहीं। और पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से लोगों ने जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान ज्यादा दिया, जबकि जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं। उसका एक कारण ये हो सकता है। लेकिन दक्षिण भारत हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया एजुकेशन वगैरह के मामले में। अब आप देखो इसकी साक्षर, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो केवल कितनी है? केवल 4.9, समझे नहीं समझे? इसका मतलब जनसंख्या नहीं बढ़ रही, और संसाधन है उन संसाधनों को खूब बढ़िया तरीके से उपयोग किया जाता है कि नहीं। इधर बेटा बाप को निपटा देता है, क्यों निपटा दिया? इसलिए निपटा दिया, 6 भाई थे, जमीन 1 बीघा थी, घर में 2 कमरे थे। तो एक ना एक दिन बच्चों को आ जाता है गुस्सा, जब पता है 2 बीघा जमीन है, 2 कमरे हैं, 6 बेटे पैदा करना जरूरी था क्या? निपटा, बाप पे को काट दो इसका। तो सही बात है ना। तो कारण है इधर क्या होगा कि लोगों के पास में जमीन बराबर है, संसाधन बराबर है, पैसा वैसा सब है, एजुकेशन मॉडर्न है, कल्चरल सोशल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ इनका, है कि नहीं। तो ये आगे निकल गए, अपने पीछे रह गए। समझना पड़ेगा इस बात को, इसको समझना पड़ेगा। एक दिन मेरे साथ बीजेपी, सॉरी कांग्रेस के नेता है ना, क्या नाम है, कन्हैया कुमार, तो हमारे दोनों की सीट अगल बगल में थी, 18D मेरी, 18E उनकी। तो इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत शुरू हुई, तो वो बताने लगे ऐसे कि आप यहाँ कैसे आ गए वगैरह वगैरह बिहार में। तो मैंने उनको कहा, हमने कहा, भैया बात सिंपल सी है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जब भी कभी बोलो, आप मुझे कम लोग सुनते हैं, आपको ज़्यादा सुनते हैं, आप ये बात जरूर मेंशन करना, टोटल फर्टिलिटी रेट। बिहार को अगर काम करना है, मुझे लगता है आज तो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लंबे समय पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा, समझे नहीं समझे। तो मैंने कहा देखो आपका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 है, पूरे भारत का 1.9 है। बात समझ रहे हो? पूरा भारत 2 बच्चे पैदा करता है, एक माता पिता, और बिहार 3 बच्चे, और आपके पास में जमीन थोड़ी सी है। पॉपुलेशन हाईएस्ट डेंसिटी बिहार की है, 1106 बिहार की। तो मैंने जब आप कभी भी बोलो तो अपने लेक्चर में इसको जरूर इंक्लूड करना। तो ये सबसे निवेदन करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है सरकार को प्रभावी रूप से इस पर काम करने की जरूरत है, बहुत प्रभावी रूप से स्ट्रांगली काम करने की जरूरत है कि जनसंख्या वृद्धि को कम, स्ट्रांगली कम का मतलब जबरदस्त तरीके से कम, समझ रहे हो, मतलब बहुत कठिन नियम बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अगर नहीं अगर कंट्रोल होगी तो जो जमीन का जो बंटवारा होता है ना, भूमि का विभाजन, वो ज्यादा होगा, और भूमि का विभाजन ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर से जो रिसोर्स के रूप में या उद्योग के रूप में विकसित कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जब तक जनसंख्या का ये नहीं होगा नियंत्रण, तब तक जनसंख्या, जब तक स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, समझे नहीं समझे। तो मैं कई बार देखता हूँ कि जितने भी ये लीडर हैं, नेता हैं, बाकी ये बाकी सब चीजों पर बात करते हैं, लेकिन केवल इसी पर बात नहीं करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन क्षमता, इस पर बात नहीं करते। दर है ना, ये बहुत ज्यादा है बिहार की। चलो केरल का कितना है? 4.9, लक्षद्वीप का कितना है? 6.3, और चौथा अंडमान निकोबार, इसका भी है 6.9 है, ज्यादा नहीं है। और अंडमान निकोबार, गोवा 8.2, चलो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर के जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दादरा नगर हवेली दमन दीव पुडुचेरी मेघालय अरुणाचल, और सबसे कम में नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और गोवा, ये है। फिर आप देखो अगला अगला आता है आपका लिंग अनुपात। चलो लिंग अनुपात तो ये कल पढ़ाते हैं फिर आपको, ठीक है ना, कल करवाते हैं फिर। ये किसका बच्चा? हाँ भाई जय